Dear student, today I am discuss about part 7 metal and non-metal. In this lecture, we are cover about the refining of a metal and the thermatic reactions. Refining of metal का मतलब बनता है बच्चों प्योरिफिकेशन ऑफ ए मेटल। इसका मतलब ये बनता है कि जो आपने रिडक्शन प्रोसेस से जो मेटल अब तक प्राप्त की है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन लगा लो, हीटिंग का रिडक्शन लगा लो, कार्बन से रिडक्शन लगा लो। जैसे जिंक ऑक्साइड था और मैंने उसके कार्बन के साथ रिएक्शन किया था, जिंक बन जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो जिंक आपका जो मेटल यहाँ पर बना है वो मेटल आपका प्योर नहीं है, इम्प्योर मेटल है स्टूडेंट। ये है रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल्स। अब ये जो मेटल आपका है जिंक, ये इम्प्योर मेटल है, इसको हम रिफाइन करेंगे, इसका हम प्योरिफिकेशन करेंगे। ये कार्बन यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कार्बन है यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन कर दिया बेटा, ऑक्सीजन की हानि होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि हुई है तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। किसने किया? कार्बन ने। कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। कहने का मतलब स्टूडेंट मेरा यहाँ पर ये है कि अब जो हमने हाई रिएक्टिव मेटल, मॉडर्न रिएक्टिव मेटल्स और लिस्ट रिएक्टिव मेटल के अंदर हमने मरकरी जो हमें ऑब्टेन किया था रिडक्शन प्रोसेस से, वो प्योर नहीं है, उसको हम प्योर बनाते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस से। रिफाइनिंग प्रोसेस से तो स्टूडेंट रिफाइनिंग प्रोसेस से उसका हम प्योरिफिकेशन करते हैं। तो अब क्या है रिफाइनिंग प्रोसेस, देखिए बताता हूँ मैं आपको। द प्रोसेस फॉर प्योरीफाइंग द इम्प्योर मेटल, द प्रोसेस, द मेथड, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग द इम्प्योर मेटल, यानी कि प्योरीफाइंग द इम्प्योर मेटल नोन एज ए रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल, यानी कि जो इम्प्योर मेटल जो हमने प्राप्त की है उसका हम प्योरीफाइंग कर दें, उसको प्योर बना दें, तो इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल्स। अब जो हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया था स्टूडेंट, जो हम रिडक्शन प्रोसेस से जो मेटल प्राप्त करते हैं वो प्योर नहीं है, उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं, उसको हम प्योरीफाई करते हैं। तो प्योरीफाइंग द इम्प्योर मेटल इज नोन एज ए रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल। अब अलग अलग मेटल हैं तो उनका रिफाइनिंग प्रोसेस भी अलग अलग है। कईयों को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से रिफाइनिंग करती हैं, कईयों को हम +2 के अंदर स्टडी करेंगे मोड प्रोसेस से, जोन रिफाइनिंग से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो ये तो +2 का आर्टिकल है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो आपकी एनसीईआरटी में है, हम यहाँ पर यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं। और आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है वो किस किस मेटल के ऊपर अप्लाई करती है? कॉपर के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, और काफ़ी मेटल है हमारी यहाँ पर, निकिल के ऊपर, लेड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमारी, टिन के ऊपर, लेड के ऊपर, और हमारा क्रोमियम के ऊपर, और यहाँ पर टिन के ऊपर। ठीक है, ये मेटल है जिनका हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की सहायता से मेटल का प्योरिफिकेशन करते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस शब्द आ गया ना यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं रिफाइनिंग। अब कौन सी मेटल है, उस मेटल का नेचर कैसा है? मेटल का नेचर मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, कैसा उसका बोलिंग पॉइंट है, कैसी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनके हिसाब से हम यहाँ पर कोई प्रोसेस को हम पकड़ते हैं, तब उसका हम प्योरिफिकेशन करते हैं। काफ़ी प्रोसेस है, और ये भी डिपेंड करता है 2 बातों पर रिफाइनिंग प्रोसेस है। एक नेचर ऑफ ए मेटल, कौन सी मेटल हमें निकालनी है, उसका कैसा नेचर है, और दूसरा उसके अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि बात तो हम इम्प्योर मेटल की कर रहे हैं। जो मेटल आपने पहले प्रोसेस जो करके अप्लाई किया है अभी वो प्योर नहीं है, लेकिन अब प्योर बनने जा रही है। अब ये कॉपर है, इसमें किस तरह की इम्प्योरिटीज़ है? तो नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़ के ऊपर, नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़, 2 बातों पर आपका रिफाइनिंग प्रोसेस डिपेंड करता है स्टूडेंट। बहुत बढ़िया टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मानता हूँ मैं।
और बोर्ड में हर बार उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आता रहे और आता भी है, क्योंकि सबसे टेक्निकल साइंस है इसकी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर ये कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनका हम रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग करते हैं हम यहाँ पर, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल के ऊपर। भाई कई मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बजाय डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। आगे सुने स्टूडेंट, मैंने जो स्टार्टिंग में जो आपकी रिएक्शन लिखी थी जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन, वहाँ पर मेटल तो निकल आता है लेकिन वो मेटल प्योर नहीं है, यानी कि हम इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इम्प्योर मेटल जो है आपके पास इम्प्योर मेटल है, और उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइसिस लगाया है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस लगाया है, और आपने क्या बना दी, वो प्योर मेटल, प्योर मेटल, प्योर मेटल की फॉर्मेशन कर दी स्टूडेंट आपने। अब आगे देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस शब्द आ गया, प्रोसेस का नाम हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो जहां पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस शब्द आ जाता है तो वहां पर आपको 3-4 बातें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड, दूसरा होता है हमारे पास कैथोड, और एक घोल होता है जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ये घोल है हमारा। ओके, तो यहां पर हम एनोड, हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, आपके सिलेबस में कॉपर की रिफाइनिंग है। एनोड के रूप में हम कॉपर की प्लेट लेंगे, जैसे हमने यहां पर ले ली थिक प्लेट, थिक प्लेट ऑफ ए कॉपर मेटल। और कैसी प्लेट है बेटा, वो कॉपर मेटल की इम्प्योर प्लेट है, क्योंकि हम इम्प्योर प्लेट लेते हैं एनोड के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और ये प्लेट जो है आपकी थिन प्योर प्लेट, किसकी है, थिन प्योर प्लेट कॉपर मेटल की है। तो ये हमारे पास इम्प्योर प्लेट है, मैं ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये इम्प्योर प्लेट। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्योरिटी एक तरफ इकट्ठी हो जाए, और इम्प्योरिटी जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं बिकर के अंदर अलग से अपना एक ढेर बना ले, एक अपना हिप बना ले। ठीक है, यहाँ पर तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, अगेन रिपीटेड स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट घोल होता है। यदि कॉपर की प्लेट है तो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर का ही होना चाहिए, यदि आपकी चांदी की प्लेट है तो चांदी का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो कॉपर की प्लेट है तो हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और उसमें साथ में डाल देते हैं 2 बूंद H2SO4 की। स्टूडेंट ध्यान से देखें, और जिससे बन जाता है इलेक्ट्रोलाइट का घोल एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि घोल एसिडिक होने से थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ जाती है स्टूडेंट, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस शब्द आए, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा। वहां पर एनोड के रूप में हमने एक बड़ी प्लेट ले ली, कैथोड के रूप में हमने एक पतली प्योर प्लेट ले ली, इलेक्ट्रोलाइट आपका ये हो गया। यदि कॉपर की प्लेट है तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिंक की प्लेट होती तो यहाँ पर जिंक सल्फेट होता। क्या होता स्टूडेंट, जिंक सल्फेट। लेड है तो लेड सल्फेट ले सकते थे, वैसा ही इलेक्ट्रोलाइट होगा जैसा आपका प्लेट है। ओके, हम चाहते हैं कि जो आपका कॉपर जो इम्प्योर प्लेट में है वो सारा का सारा कॉपर प्योर प्लेट के ऊपर जमा हो जाए। हम चाहते हैं ऐसा कि प्योर कॉपर एक तरफ इकट्ठी हो जाए, इम्प्योरिटीज एक तरफ इकट्ठी हो जाए। तो आप नोट करना स्टूडेंट कि एनोड के ऊपर होता है आपका ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन। ठीक है, एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन। इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा पॉज करके, आप स्टॉप करके, इसको रोक के आप नोट जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो एनोड है हमारी स्टूडेंट,
जो एनोड है हमारी उसके ऊपर होना है ऑक्सीडेशन। क्या होना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है साइंस के अंदर यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं लॉस ऑफ ए वेट। यानी कि जो कॉपर की थिक प्लेट थी, जैसे ही उसमें बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसके वेट में कमी आ जाएगी, क्योंकि सारी प्योर कॉपर जो है वो कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगी। ओके, कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगी, तो यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। ओके, ऐसे ये है हमारा है कैथोड स्टूडेंट। कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन। इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है वेट बढ़ेगा, इंक्रीज इन वेट। आपका जो प्लेट है उसका वेट बढ़ेगा। ओके, जो वेट बढ़ेगा, देखिए कैसे है इसका एक ऑपरेटस, ध्यान से देखें। इसको तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑपरेटस, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑपरेटस। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑपरेटस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक, इसको हम चैम्बर भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक बीकर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर घोल होगा। हमें पता है कॉपर की प्लेट है, तो यहाँ पर ये घोल जो है बेटा ये है कॉपर सल्फेट का। दो प्लेट हैं, एक कैथोड होगी और दूसरी क्या होगी? एनोड। मैंने बताया था यहाँ पर जो कैथोड की जो प्लेट होती है वो तो आपकी थिन होती है, और एनोड की जो प्लेट होती है वो आपकी क्या होती है? थिक होती है। तो ये थिक प्लेट है, तो इसको हमने मान लिया ये एनोड की प्लेट है, और ये आपकी थिन है, तो ये आपकी क्या बेटा? कैथोड की प्लेट है। ठीक है, ये थिक प्लेट है, ये थिन प्लेट है। दोनों का कनेक्शन आपको बैटरी से करना है, बैटरी से करना है। पॉजिटिव ये है आपका और ये नेगेटिव, ये हमने वायर की सहायता से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एनोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे बैटरी के, कैथोड को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। सिंपल सी बात है, सारी सिंपल बात है बेटा। अब बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, वायर की सहायता से प्लेट में करंट आएगा, प्लेट से इस गोल में आएगा, इस गोल से इसमें आएगा, तो सर्किट आपका पूरा कंप्लीट बन चुका है। आपका पूरा सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ए वेट। मान लीजिए प्लेट पहले 15 ग्राम की थी, तो ये धीरे धीरे मिल्ट हो जाएगी, ये ऐसे ऐसे इसमें मिल्ट हो जाएगी। यानी कि इसकी जो कॉपर है वो इस घोल में जाएगी। क्लियर है? और जितनी कॉपर इसकी घोल में जाएगी, और घोल में क्या है बेटा? कॉपर सल्फेट। पहले से ये कॉपर सल्फेट का घोल है, ये भी कॉपर सल्फेट का घोल है। बात को ध्यान से समझे। मैं यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ, इसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए एनोड है, एनोड कॉपर का बना हुआ है, वहां से कॉपर जाएगी सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन किसका स्टूडेंट है? कॉपर सल्फेट का। किसका है बेटा? सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर यहाँ पर है, तो कॉपर तो है ही, तो सॉल्यूशन की कॉपर जाएगी कैथोड के पास, कैथोड के पास। मतलब यहाँ से कॉपर इसमें जाएगी और इस गोल की कॉपर इस पे जमा होगी। मान लो यहाँ से 5 ग्राम इसमें सॉल्यूशन में गई है, तो सॉल्यूशन वाली 5 ग्राम कैथोड के ऊपर जमा होगी। इस प्रकार एनोड का वेट तो कम हो जाएगा और कैथोड का वेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये कॉपर मैंने यहाँ पर जमा कर दी, डिपॉजिट कर दी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये टेक्निकल कंसेप्ट है कि ऐसा नहीं है कि एनोड से कॉपर आपकी मिल्ट होगी और सीधी कैथोड पे जमा होगी। सॉल्यूशन का यूज करना है। सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, सॉल्यूशन आपका एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो एनोड की जो प्लेट है उसका वेट आपका कम हो जाएगा और कैथोड की जो प्लेट है उसका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि इन पे हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। टेक्निकली प्रैक्टिकली ऑक्सीडेशन को बोलते हैं हम लॉस इन ए वेट, रिडक्शन को बोलते हैं हम गेन इन ए वेट। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर है, ये 2 प्लेट है, एक थिक है एक थिन है। थिक है वो इम्प्योर प्लेट है, ये आपकी प्योर प्लेट है।
तो इसको हमने बैटरी के से कनेक्शन कर दिया। जैसे ही करंट जाएगा तो ये प्लेट मेल्ट होगी, इसका कॉपर इसमें मेल्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा और नीचे यहाँ पर गंदगी बैठ जाएगी जिसको हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। जो इम्प्योरिटीज जो होती है एनोड की वो इसके नीचे बैठ जाएगी स्टूडेंट, तो उसे हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब देखिए बेटे क्या लिखना है, इसकी रिएक्शन देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इन्हीं का मैं यूज करूंगा, नोट जरूर करें आप। एनोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, कैथोड को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिख रखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखें। ये एनोड है, ये एनोड है और एनोड के ऊपर हमारे पास ये कॉपर की सॉलिड प्लेट थी और इस सॉलिड प्लेट का हुआ था ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर ने ये लॉस किया और ये कॉपर कहाँ गया, सॉल्यूशन में। मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्वस। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो इधर है। 2 लॉस किए तो 2 इधर है, 3 लॉस कर दिए तो 3 इधर है। ठीक है, ये हो गया बेटा ऑक्सीडेशन। थोड़ा और भी सीख सकते हैं इसको आप। मैं करता हूँ यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन। सोडियम है, सोडियम के आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने ये लॉस कर दिया और ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मैं एल्यूमिनियम का भी लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन। एल्यूमिनियम के आखिरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन ये रहे। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हुआ ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर जो थी आपकी सॉल्यूशन में चली गई। एक्वस का मतलब है सॉल्यूशन में चली गई। अब स्टूडेंट मैंने बताया था कि सॉल्यूशन की कॉपर, ये जो कॉपर पॉजिटिव आयन है ये है सॉल्यूशन वाले, किसके बेटे, सॉल्यूशन के, क्योंकि सॉल्यूशन भी आपका कॉपर सल्फेट का है। सॉल्यूशन का कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है एनोड से, ठीक है, क्योंकि चक्कर तो बना हुआ है, क्लोज पाथ तो है ही हमारा। तो 2 की कमी थी, 2 मिल चुके हैं, तो पूरा का पूरा कॉपर बन जाएगा कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है ये जो कॉपर है ये सॉल्यूशन के हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके स्टूडेंट, ये एनोड के हैं। तो 2 की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड को मिल चुके हैं, तो कैथोड के ऊपर बनेगा कॉपर, कैथोड के ऊपर बनेगा बेटा कॉपर। तो यानी कि इसकी जो प्लेट पहले इतनी थिक थी तो वो बाद में वो ऐसे पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी। ये प्लेट पहले ऐसी थी तो अब ये प्लेट, इस प्लेट के ऊपर ऐसे ऐसे कॉपर जमा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लॉस हुआ है और यहाँ पर गेन हुआ। कहने का मतलब लॉस हुआ है एक जगह, क्या हुआ, गेन हुआ। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस प्रकार क्या होगा बेटा, एनोड की सारी कॉपर जो है पिघल कर सॉल्यूशन में आएगी और सॉल्यूशन की कॉपर जो है वो कैथोड पे जमा हो जाएगी। तो इम्प्योर मेटल आपका अलग हो चुका है, प्योर मेटल आपका अलग हो चुका है, तो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं। सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगला टॉपिक है स्टूडेंट थर्मिट रिएक्शन। रिएक्शन क्या, ये भी एक प्रकार का आपका रिडक्शन है, रिडक्शन। थर्मिट रिएक्शन देखिए क्या है, मल्टीपर्पज रिएक्शन है भाई ये तो। थर्मिट रिएक्शन बात वही है, मेटल के ऑक्साइड का किसी रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से मेटल में कन्वर्ट करना। ये मेटल का ऑक्साइड है और यहाँ पर एल्यूमिनियम कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सारे मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और उसका मेटल में कन्वर्ट होना, मेटल के ऑक्साइड का किसी रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से मेटल में कन्वर्ट होना थर्मिट रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मिट रिएक्शन। देखिए हम यहाँ पर कौन सा मेटल ऑक्साइड लेते हैं,
स्टूडेंट हम यहाँ पर लेते हैं Fe2O3, दिस इज ए फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड लेते हैं और एल्यूमिनियम लेते हैं हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसमें यहाँ पर बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस में बन जाता है आयरन, और साथ साथ में यहाँ पर हीट निकलती है, हीट निकलती है थर्मिट रिएक्शन। मेटल के ऑक्साइड का मेटल में बदलना थर्मिट रिएक्शन कहलाता है। ओके, क्लियर है मेरी बात? मेटल के ऑक्साइड का किसी रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से मेटल में कन्वर्ट होना, दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा उनके ऊपर प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का लाभ होगा या हाइड्रोजन की हानि होगी। चेक कर लीजिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम था, यहाँ पर प्लस O है, ऑक्सीजन का लाभ हुआ है तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। यदि इसका प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीडेशन हुआ है उस किसी मेटल का तो वो मेटल आपकी रिड्यूसिंग एजेंट है। शॉर्ट में याद रखें, सारी की सारी मेटल आपकी रिड्यूसिंग एजेंट होती है और उन पर ऑक्सीडेशन पाया जाता है। प्रोडक्ट में आप कंपेयर करोगे तो उस पर ऑक्सीडेशन मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, the reduction of a metal oxide to form the metal by using of a aluminium powder as a reducing agent, as a reducing agent। ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर को रिड्यूसिंग एजेंट जो मैंने बार बार बताया, तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड जो है वो मेटल में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हो कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन था आयरन के साथ और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की हानि क्या कहलाती है? रिडक्शन। क्या कहलाती है स्टूडेंट? रिडक्शंस। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी दिखाई दे रहा है, रिडक्शन भी दिखाई दे रहा है। ये थर्मिट रिएक्शन तो है या स्टूडेंट, ये आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का क्या यूज है थर्मिट रिएक्शन का? जो इस रिएक्शन के दौरान जो हीट पैदा होती है वो हीट इस लोहे को मोल्टन आयरन, पिघली हुई अवस्था में मोल्टन आयरन में कन्वर्ट कर देती है। ये लिक्विड स्टेट में चला जाता है। इतनी हीट निकलती है थर्मिट रिएक्शन के दौरान, जो आपका लोहा बनता है वो पिघली हुई अवस्था में बनता है और लोहा पिघलता है 1500 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। ओके, तो देखिए इतनी हीट निकलती है और इस मोल्टन आयरन का यूज करते हैं हम। कोई दरार होती है रेलवे ट्रैक के अंदर, रेलवे ट्रैक के अंदर कोई क्रैकिंग होती है तो इस पिघले हुए आयरन को उसमें डाल देते हैं तो ज्वाइन हो जाता है। तो थर्मिट रिएक्शन क्या है, हम यदि एप्लीकेशन बताएं तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, फॉर ज्वाइनिंग ऑफ ए रेलवे ट्रैक। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, या फिर वेल्डिंग पर्पस के लिए, रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग करने के लिए। वेल्डिंग का मतलब होता है जोड़ना, जो क्रैकिंग हुई है उसको जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, क्रैकिंग को जोड़ने के लिए। ठीक है ना, बाइंडिंग पर्पस के लिए। लिसन स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड का रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से मेटल में कन्वर्ट होना, मेटल ऑक्साइड का मेटल में कन्वर्ट होना किसी रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से थर्मिट रिएक्शन कहलाता है। हीट निकलती है तो हमारा जो आयरन है वो मेल्ट हो जाता है, पिघली अवस्था में चला जाता है, उसका हम यूज करते हैं। एक बात और भी बेटा, ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये कम रिएक्टिव मेटल है, तो ये मेटल इसको यहाँ से हटा देती है, तो इसने इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कितना इन्फॉर्मेटिव बेटे, ये यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही थर्मिट रिएक्शन, यही रेडॉक्स रिएक्शन और यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ साथ यहाँ पर हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट। तो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट निकलती है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया है तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं इसको हम थर्मिट रिएक्शन को। तो स्टूडेंट हमने इस लेक्चर के अंदर दो टॉपिक कर लिए, एक तो थर्मिट रिएक्शन, दूसरा हमने किया रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल। रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है।
ओके, तो इसको आप बार बार देखें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ओके।